नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र विकल और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल जीएस गुरु विकल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए, राजस्व लेखपाल की जो आपको लगातार कक्षाएं दी जा रही हैं, इसको नोट्स बना के पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप जहाँ भी वीडियो मिलते हैं वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। तो चूंकि आप जानते हैं कि इतिहास ऐसा विषय है जो चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिए, उसमें हिस्ट्री का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हिस्ट्री आप जानते हैं 3 सेगमेंट में डिवाइड है, एक तो एंशिएंट, फिर मिडुअल, फिर मॉडर्न। तो और आप सबको भी पता है कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो एरिया है, जो सेक्शन है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम है, मान लीजिए अगर कोई भी एग्जाम अगर लेखपाल की बात करें, मान लीजिए कि हिस्ट्री से मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आना है, तो आप ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही दिखाई देंगे। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मिडुअल पढ़ेंगे और फिर मॉडर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी शुरुआत करते हैं इस क्लास की हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री में भी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या भाई? एंशिएंट हिस्ट्री। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। अब देखिए, यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होगा कि प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसको जानने के स्रोत क्या है। यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होगा। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि देखिए, हिस्ट्री जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा है, लेंदी है, इसलिए रोज का रोज अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए इसके लिए हमको ध्यान देना है कि रोज का रोज जो भी लेक्चर आपको मिले उसको उसी दिन अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो वे कौन कौन से सोर्स हैं, वे कौन कौन से स्रोत हैं जिनकी सहायता से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो यहां पर अगर हम स्रोत की बात करें तो एक तो हमारा है पुरातात्विक स्रोत, एक तो हमारा है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है हमारे लिए क्या भाई? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आप लोग समझते हैं जो खुदाई से प्राप्त होते हैं अवशेषों के रूप में, वो पुरातात्विक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत आप लोग समझते हैं जो साहित्य मतलब जो रचनाओं से जिनकी इतिहास की ऐसी जानकारी जो किसी ग्रंथ से मिलती है, उसको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो मेनली आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे भाई? अभिलेख। आप जानेंगे कि बहुत सारे राजा अपने समय में अभिलेखों की परंपरा शुरू किए राजा लोग, तो अभिलेख, स्मारक, बहुत सारे स्मारक बनाए। तो जिन राजाओं ने अपने समय काल में स्मारक बनाए, उनके स्मारकों के द्वारा ये हमको पता चलता है भाई ये राजा ने ये काम कराया था, उस राजा के बारे में हमको पता चलता है। या पुरातात्विक स्रोत में और हम बात करें तो सिक्कों की बात करें, सिक्कों से भी पता चलता है राजा के बारे में, मूर्तियों से पता चलता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। ठीक है, अब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत यहाँ पर देखें तो साहित्यिक जो रचनाएं हुई हैं, इनमें अगर हम मेनली इसको डिवाइड करें तो देखिए, साहित्यिक स्रोत 2 भागों में आपको नजर आएगा, एक तो भारतीय और एक विदेशी। क्यों भाई? विदेशी साहित्य भी आपको आसानी से पढ़ने को मिलता है और भारतीय साहित्य तो मिलता ही मिलता है। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए, भारतीय साहित्य को, विदेशी साहित्य को, तो यहाँ भी कई सारा डिवीजन है, लेकिन हम लोग अभी इन डिवीजन में डीपली नहीं जाएंगे। बस इसको नॉर्मली ऐसे समझिए कि जो भारतीय ग्रंथ लिखे गए उनमें भी 2 कैटेगरी आपको नजर आएगी। पहली तो धार्मिक, जो धार्मिक रचनाएं हुई, धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ बने, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, जिनका धर्म से तो संबंध नहीं था, हालांकि उनका राजनीति से बहुत ज्यादा संबंध था। एग्जाम्पल में भी आपको बताएंगे। अब जैसे धार्मिक ग्रंथ आप समझिए, जो भी वेद लिखे गए पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो जो भी ये ग्रंथ लिखे गए धार्मिक, ये सब धार्मिक ग्रंथ में आएंगे।
और धर्मनिरपेक्ष की बात करें, जैसे आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का रिलेशन आप सब जानते हैं कि राजनीति से है। हाँ, विक्रमांक चरित का विल्लड़, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे ग्रंथ जो हैं वो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हैं और ये भारतीय साहित्यिक स्रोत में आएंगे। जबकि विदेशी साहित्यिक स्रोत की बात करें तो आप जानते हैं जैसे बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पर आए, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। क्यों भाई, अभी हम लोग बात करेंगे जैसे CU की, FOQ की, तो ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो कुल मिला के वे सारी चीजें जिनसे भी हम इतिहास को जान सकते हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पर आपको बताई गई है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है। तो अब हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है वो हमारा यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम अभिलेखों की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसी टॉपिक को लेकर अपना काम करने की कोशिश करेंगे। तो हम अभिलेखों के बारे में कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से स्मारक देखेंगे, तो थोड़ा सा सिक्के मूर्तियां भी समझेंगे, और यहाँ पर हम लोग भारतीय ग्रंथों की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग वेद देखेंगे, फिर उपनिषद देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग, फिर हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, फिर इसी में हम लोग देखेंगे आपका जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और फिर हम लोग धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ को देखेंगे, और फिर हम लोग विदेशी ग्रंथों को भी देखेंगे। तो यहीं से हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अभिलेखों की। तो अभिलेख क्या होता था कि जो प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो अपने समय में बड़ी बड़ी शिलाओं पर बड़ा बड़ा लेख लिखवा देते थे, अपनी आज्ञा या अपना ऐसे कहिए कि अपना आदेश जो है वो बड़े बड़े अभिलेखों में लिखवाते थे, या अपनी प्रशंसा बड़े बड़े अभिलेखों में लिखवाते थे। उसी को हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कोई मान लीजिए अभिलेख दे देगा और अभिलेख देके पूछेगा कि ये अभिलेख जो है वो किस राजा से संबंधित है। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए अभिलेखों की बात करें। अगर शुरू से हम लोग देखें जीरो से, तो हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख। यहाँ पर देखिए भाई, अब ये जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं इसको आसानी से आप समझते भी चलें और नोट डाउन भी करते चलें, नोट्स बनाते चलें। तो मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यहाँ पर ये है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहां पर प्राप्त हुए हैं, मतलब कहां से, किस जगह से सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा ये मध्य एशिया के बोगजकोई से। अब यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे कि जो मैं यहाँ पॉइंट बता रहा हूं ये सीधे सीधे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन भी समझ पाए होंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा, किस स्थान से सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो भारत में मिले हैं, सबसे प्राचीन अभिलेख वो किस राजा के मिले हैं। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन अभिलेख अगर भारत की बात करें तो राजा किस राजा के मिले हैं भाई, अशोक के। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आपको पता चला कि सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में किस राजा के मिले हैं, तो अशोक के। ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में जो साक्ष्य मिले हैं वहां से हम ये कह सकते हैं कि अशोक जो राजा थे उन्होंने अभिलेखों की परंपरा को शुरू किया, ठीक है। अब यहाँ पर अशोक के अभिलेख की अगर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा एक पॉइंट और आपको बता दूं कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है D.R. भंडारकर। इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक शख्स है, एक इतिहासकार है जिनका नाम है D.R. भंडारकर। तो D.R. भंडारकर ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास, याद रखिएगा, केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखा है। तो सोच के देखिए कि अशोक के अभिलेख कितने ज्यादा थे कि D.R. भंडारकर नामक एक शख्स है जो अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही पूरा अशोक का इतिहास लिख दिया। तो ये खूबी थी अशोक की तो बहुत सारी खूबियां हैं। हम आगे जब पढ़ेंगे राजा अशोक के बारे में तब तो देखेंगे ही देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर 2-3 चीजें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो अशोक की जो अभिलेख थे वो किस किस लिपि में थे, यहाँ पर देखिए आप। तो याद रखिएगा ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाई। क्योंकि देखिए भाई ये बात समझने वाली है कि सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के ही मिले। तो यहाँ पर
उसी अभिलेख के आधार पर हम अपनी बातें यहाँ पर रखते हैं कि सबसे प्राचीन अभिलेख जो लिखे गए हैं वो अशोक के अभिलेख जो लिखे गए हैं वो किस किस लिपि में लिखे गए हैं, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि, अरमाइक लिपि। अब यहाँ पर याद रखिए एक क्वेश्चन था बिहार पीसीएस, ये क्वेश्चन था बिहार पीसीएस 2019 का, और क्वेश्चन ये था कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है। याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूं, खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो याद रखिएगा यहीं पर इसको पॉइंट आउट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, याद रखिएगा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन कभी आपसे दोबारा पूछे तो यहां पर आप आंसर दे सके कि खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। अब अशोक का जो नाम है, यहां पर देखिए ये भी पूछा गया है कि अशोक का जो नाम है वो कहां किस किस अभिलेख से मिला है, जो अशोक का नाम किस किस अभिलेख से अशोक नाम मिला है, तो याद रखिएगा मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगोलन, ये अभिलेख है। याद रखिएगा, यहां फिर से मैं बोल रहा हूं, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उदगोलन अभिलेख से अशोक के नाम का पता चलता है, अशोक नाम लिखा गया है। नहीं तो आप जानते हैं अशोक का नाम यहां पर बहुत रेयरेस्ट आप समझ सकते हैं कि बस यही 4 अभिलेख है जहां से अशोक का नाम यहां पता चलता है। तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदगोलन से अशोक का नाम इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है। यहां से देखिए मैं ये जानकारी आपको क्यों दे रहा हूं, यहां से ये भी समझते चलें कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति आप समझिए, क्वेश्चन की प्रकृति को, नेचर को समझिए। क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से किस अभिलेख से अशोक के नाम का पता नहीं चलता है, क्वेश्चन समझ पाए। और मान लीजिए कि मास्की, निट्टूर, उदगेलम, और मान लीजिए कोई अभिलेख आ गया कि मान लीजिए हमने बोल दिया हाथी गुम्फा, ऐसे समझिए। तो ये देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा अगर आपके पास ये वाली लाइन का नॉलेज नहीं है। तो आप तुरंत बता देंगे भाई ये जो है इससे अशोक के नाम का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पॉइंट को देखा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या समझा, देखिए सबसे प्राचीन अभिलेख हमने देखा कि मध्य एशिया के बोगज को इससे प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में अशोक के हैं। तीसरी बात हमने देखी कि D.R. भंडारकर नामक एक साहित्यकार हैं जिन्होंने अशोक के इतिहास को केवल अभिलेखों के आधार पर लिख दिया है। फिर हमने देखा कि जो इन अभिलेखों में लिपि इस्तेमाल हुई अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी और अरमाइक, यही 4 लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। जिसमें मैंने ये खरोष्ठी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज बताई जो बिहार पीसीएस में इस साल आया था। तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर हमने देखा कि अशोक के अभिलेख ऐसे अभिलेख जो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदगेलम है, केवल इन्हीं में अशोक के नाम का पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि जो आपके देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई अभिलेख दे देगा और पूछेगा कि ये अभिलेख किस राजा से संबंधित है। क्वेश्चन मेरा समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई अभिलेख दे देगा, पूछेगा जैसे मान लीजिए कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, ऐसे। तो यहाँ पर हम 2 चीज देखेंगे, एक तो अभिलेख और वो अभिलेख जिस राजा से संबंधित है, जिस शासक से संबंधित है वो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला अभिलेख जो हम लोगों को यहाँ देखना है वो कौन सा है भाई, हाथी गुम्फा अभिलेख। अच्छा बीच बीच में मैं यहाँ से हट भी जाऊंगा ताकि आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स भी अपना बनाते चलिए, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका ये किस राजा से संबंधित है भाई, खारवेल से संबंधित है। तो नाम याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल राजा से संबंधित है, क्लियर। चलिए अगले अगर अभिलेख की बात करें, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और इसी को बोलते हैं हम लोग भाई क्या, गिरनार अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख ये किस राजा से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है किससे भाई, रुद्र दामन से। तो ये रुद्र दामन से संबंधित है। अब देखिए अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें किस बात के बारे में बताया गया होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल ने लिखवाया है, ध्यान से सुनिएगा,
तो हाथी गुफा अभिलेख अगर खारवेल ने लिखाया है तो बताइए इस अभिलेख में किसकी प्रशंसा होगी, किसकी नीतियों की प्रशंसा होगी, किसके बारे में बताया गया होगा? तो नो डाउट किसके बारे में? खारवेल के बारे में बताया गया होगा। तो इसमें सोचना ही नहीं, बस आप अगर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, जैसे पूछ ले कि जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा की नीतियों का वर्णन किया गया है, नो डाउट इसका आंसर क्या भाई? रुद्रदामन। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला देखिए नासिक अभिलेख, यहां पर देखिए नासिक अभिलेख, और ये दो चीजें यहां पर है। देखिए भाई ये गौतमी बलश्री, ये इन्होंने इसकी रचना की है। देखिए ध्यान दीजिए भाई, यहां पर देख पा रहे हैं, इसको चाहे तो सब जूम कर दीजिए थोड़ा। तो नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री ने रचना की है, और ये किस राजा से संबंधित है? तो याद रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नासिक अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो यहां पर आप आंसर क्या देंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। और नो डाउट कि ये भी ऑप्शन में आपको रहेगा, तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि नासिक अभिलेख का संबंध किससे भाई? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। नासिक अभिलेख के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं गौतमी बलश्री। क्लियर है भाई? चलिए अगला अभिलेख हम लोग देखते हैं प्रयाग स्तंभ लेख। नो डाउट ये आप लोग जानते होंगे प्रयाग स्तंभ लेख, ये आपका समुद्रगुप्त जी से संबंधित है। अभी हम इन राजाओं को अच्छे से पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त, तो प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है भाई? समुद्रगुप्त से। अगला आप देखें भीतरी स्तंभ लेख, ये आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखें। स्कंद आप लोग समझते हैं, स्कंद मतलब आप समझते हैं गुफा कोई, और भीतरी मतलब आप समझते हैं कि गुफा के भीतर ही तो हमको जाना होता है। तो किसी गुफा के भीतर अगर हम जा रहे हैं तो ये आप अगर ये लाइन आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गई तो आप समझिए इसका आंसर आप दें कि प्रयाग मतलब जहां हम लोग मान लीजिए रहते हैं। तो ये समुद्रगुप्त, आप जानते हैं कि प्रयाग जो है वो क्या है? वो विद्यार्थियों का सागर है। तो प्रयाग में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों का सागर है प्रयाग। तो प्रयाग से आप संबंध किससे रखेंगे? समुद्र से। तो रिलेट कर पाएंगे। प्रयाग का संबंध आप किससे रखिएगा भाई? समुद्र से। तो समुद्रगुप्त हो गए प्रयाग के। और भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतर आप जाएंगे किसके? कंदरा के गुफा के। तो भीतरी स्तंभ लेख के स्कंदगुप्त हो गए। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहीं आप कंफ्यूज होते हैं, और ये बार बार आपके पेपर में पूछा भी जाता है। एक स्पेशल बात यहाँ पर भीतरी स्तंभ लेख के बारे में बता दूं कि यहाँ पर इसी स्तंभ लेख से या इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है किसकी? हूणों की। तो हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो हूणों के आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो याद रखिएगा कौन सा है भाई? भीतरी स्तंभ लेख। जो किस राजा ने लिखाया है? जो हमारे राजा जो हैं स्कंदगुप्त, इन्होंने लिखाया है। ठीक है, चलिए अगले अभिलेख की अगर हम बात करें तो अगले अभिलेख को हम लोग देखते हैं आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की अगर हम बात करें तो मंदसौर अभिलेख जो है ये है मालवा नरेश यशोवर्मन। यहां पर मैं हट भी जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मंदसौर अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक, चलिए अगले अभिलेख की बात करें, एहोल अभिलेख। ये आपका मैं बता दूं कि एहोल अभिलेख जो है ये यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख जो है वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित। तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिए अभी हम इन राजाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बस ये अभिलेख की बात अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ये एहोल अभिलेख लिखा है, और इसी में याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय और एक राजा थे हर्ष, जिसको हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन सम्राट। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो भीषण युद्ध हुआ था उसका वर्णन। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन जो आप समझ पा रहे होंगे यही था। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि निम्न में से किस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध का विवरण मिलता है? तो आप आंसर क्या देंगे? एहोल अभिलेख। अब देखिए यही मैंने आपको शुरू में बताया
मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन ये होल अभिलेख में है, ये आपको नहीं पता है, तब भी आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर आपने ये पढ़ रखा है कि ये जो अभिलेख है किस राजा से संबंधित है, तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे। आप देख सकते हैं कहीं पुलकेशिन द्वितीय का नाम है, तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये अभिलेख आप चाहे तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप नोट्स बना के बढ़िया से याद रखिएगा। ये आपको इतने अभिलेख और इन अभिलेखों के राजाओं का नाम आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्मारकों के बारे में। तो देखिए स्मारक और सिक्कों के बारे में हमको बहुत नहीं पढ़ना, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, पीसीएस के लेवल से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्मारक के दृष्टिकोण से याद रखिएगा, एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि एक प्लेस है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा। लेकिन ये देखिए जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको यार नोट डाउन करते चलिएगा, तुरंत आप इसको वैसे ही तैयार करते चलिएगा जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए एक प्लेस है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा, और यहीं से सबसे पहले क्या हुआ है, लोहे का साक्ष्य मिला है। ऐसा बताया जाता है, इतिहास से ऐसे पता चलता है कि 1000 ईसा पूर्व की बात है। तो 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा में लोहे का साक्ष्य सबसे पहले मिला। ठीक है, बस ये मोटी मोटी जानकारी आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें सिक्कों की, यहाँ पर देखिए सिक्कों की बात, तो प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे याद रखिएगा उनको आहत सिक्के कहते थे। टर्म याद रखिएगा, आहत सिक्के। तो प्राचीन काल में जो सिक्के होते थे उनको आहत सिक्के कहते थे। आहत का मतलब आप लोग समझते होंगे, क्योंकि देखिए हिंदी भी आप लोगों को लगातार पढ़ाई जा रही है, तो हिंदी पे भी अब आप लोगों को थोड़ा सा कमांड बनाना है, क्योंकि अगर लेखपाल को क्रैक करना है तो हमको हिंदी आनी नहीं चाहिए, बेहतरीन हिंदी आनी चाहिए, ताकि हम वो 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन कर जाए। हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब हिंदी हमारा 25 में से 22-23 नहीं, 25 में 25 सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के इसलिए बोलते थे क्योंकि देखिए ये ठप्पा मारकर बनाए जाते हैं। आहत मतलब होता है पीटना, मतलब किसी को चोट पहुंचना। तो चूंकि ठप्पा मारकर बनाया जाता था इनको, इसलिए इन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, अब सिक्कों के बारे में याद रखिएगा कि सर्वाधिक सिक्के जो थे, ये फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा, सर्वाधिक सिक्के किस काल में रिलीज किए गए, जारी किए गए, याद रखिएगा मौर्योत्तर काल। अब देखिए यहाँ से जो भी आपको बता रहे हैं इसको देखिए अच्छे से समझिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो याद रखिएगा मौर्योत्तर। तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अगर हम बात करें सातवाहन शासकों की, तो सातवाहन शासकों ने याद रखिएगा भाई शीशे के सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन मेरा समझ पा रहे होंगे आप लोग, क्या पूछा जा सकता है, निम्न में से किस राजा ने या किन राजाओं ने शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया? तो आंसर क्या बताएंगे, सातवाहन। याद कैसे रखेंगे, सातवाहन शीशा। क्लियर भाई, भूलेंगे तो नहीं। सातवाहन और शीशा दोनों से रिलेट हो रहा है, यहां पर आप ऐसे याद रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोने के सर्वाधिक सिक्के, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में या किन राजाओं ने जारी किए? याद रखिएगा गुप्त राजाओं ने। तो गुप्त काल के जो राजा थे, अब ऐसे भी देखिए, अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, गुप्ता जी जो है वो बहुत ढेर सारा पैसा रखते हैं, ऐसे आप देखिए याद करिएगा, इसको अन्यथा न लीजिए, बस याद करने की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो गुप्ता जी बहुत सारा पैसा रखते हैं और उनका पैसा ओरिजिनल होता। तो ओरिजिनल का मतलब क्या है, सोने के जो सबसे ज्यादा सिक्के जिस काल में जारी किए गए वो आपका क्या था, गुप्त काल। तो सिक्कों के बारे में इतनी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो हमने स्मारक देखा, सिक्का देखा, अब हम लोग मेन चीज पे बात करेंगे जो हमारा क्या है, वेद। तो यहाँ से अब हम साहित्य की बात करेंगे। साहित्यिक बातों में सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य को देखेंगे, और धार्मिक में जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग वेद देखेंगे, फिर हम लोग ब्राह्मण देखेंगे, फिर उपनिषद देखेंगे, फिर वेदांत देखेंगे, तब हम लोग इसके आगे ऐसे देखते चले जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए भाई देखिए, हम लोग वेद की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम लोग वेद देखेंगे। वेद में आप लोग जानते हैं कि वेद में 4 कैटेगरी है। यहाँ पर देखिए, एक तो है ऋग्वेद, एक तो है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। देखिए भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये 4 वेद हैं, इनके बारे में हमको देखना है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है, अब देखिए ये क्रम से मैंने लिखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद। आगे हम लोग देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है।
तो ऋग्वेद को जो पढ़ता था, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला था, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे भाई? होत्री कहते थे, होत्री। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या कहते थे। तो याद रखिएगा, जो ऋग्वेद का अध्ययन करता था उसको क्या कहते थे भाई? होत्री कहते थे। क्लियर? अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा ऋग्वेद की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए याद कैसे रखेंगे ये भी देखिए 10 तो सब में कॉमन है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि यहाँ पर आप देख के रिलेट कर पाए कि आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं। तो 10 तो सबका कॉमन है, मंडल, सूक्त, ऋचाएं। अब अगले में क्या होगा? 28 वाला टर्म आप याद रखेंगे, 28। और इसी में क्या है? 28 में आप क्या है? उसी से रिलेट आपका कैसे होगा? 58। ऐसे समझिए कि 28 में 30 हमने जोड़ा तो 58 हो गया। तो इस तरह से आप एक बार ऐसे याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कितना मंडल है, कितना सूक्त है, कितना ऋचाएं है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री फैक्चुअल है, तो फैक्ट पे आपको देखिए काम करना पड़ेगा। ये बात मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं और आप भी ईमानदारी से बात समझिए कि फैक्ट याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट के बिना हमारा काम एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं चल पाएगा। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे भाई? होत्री कहते थे। और ऋग्वेद जो लिखा गया है उसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर बात करें कि इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो देख लीजिए थोड़ा सा, कि इसमें स्पेशली हमको पढ़ना क्या क्या है, जानकारी क्या क्या रखनी है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल, ये मंडल समझते हैं ना आप लोग? जैसे अभी हम लोगों ने रामायण देखा तो जैसे ये अध्याय जैसे 7 कांडों में रामायण था, वैसे ही समझिए। तो ये मंडल है। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में, सूर्य के बारे में बताया गया है। सूर्य मतलब सविता, उसमें उनको सविता या सूर्य के नाम से जाना जाता था। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सूर्य को समर्पित है। अब क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, सीधे आपसे पूछा जाता है इस तरह से। अब क्वेश्चन आए भी हैं ऐसे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य से संबंधित है, क्वेश्चन समझ पाए? तो आंसर क्या है? तीसरा मंडल। ऋग्वेद के जो चौथे मंडल की बात करें तो इसमें कृषि कार्य के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। तो इसमें कृषि कार्य के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता से संबंधित है, सोम। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता से संबंधित है। और जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसमें चतुर्वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्ण व्यवस्था। आप समझ पा रहे हैं, जो 4 वर्णों की व्यवस्था है जो, उसका संबंध किससे है? 10वें मंडल से। तो चारों जानकारी आप लोग समझ पाए पांचों। पहला कि नो डाउट कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये तो पढ़ने पर ही समझ में आ जाता है हमको। बस यहाँ से याद क्या रखना है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ये जानकारी आप एक बार दिमाग में रखिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ बस याद रखिए, लेकिन हाँ पढ़ जरूर लीजिएगा। ये स्पेशल जो बात है ये यहाँ पर याद रखिएगा। तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो तीसरा मंडल जो है उसमें सूर्य से संबंधित है, चौथा कृषि कार्य से संबंधित है, 9वां सोम से संबंधित है, 10वां चतुर्वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। क्लियर? ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये हम वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी इसी से ब्राह्मण ग्रंथ अभी हम लोग देखेंगे और इसी का उपनिषद अभी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। चलिए अब हम लोग यजुर्वेद की बात करें। तो यजुर्वेद सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे कर्मकांडी वेद कहते हैं। कर्मकांडी वेद, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये कर्मकांडी वेद कहलाता है। तो क्वेश्चन मेरा समझ पा रहे होंगे आप लोग? क्या क्वेश्चन ये है निम्न में से किस वेद को कर्मकांडी वेद के नाम से जाना जाता है? तो यही चारों वेद आपके ऑप्शन में रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? यजुर्वेद। क्लियर है? अच्छा, यजुर्वेद जो है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। दूसरी बात कि यजुर्वेद की जो रचना हुई है भाई वो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य पद्य आप सब लोग समझते होंगे, ये मतलब ऐसे लेखन शैली के रूप में है, ये कविताओं के रूप में है, ये गद्यांश और ये आपका कविता के रूप में।
तो क्वेश्चन दूसरा भी समझ पाए होंगे, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? तो आंसर क्या है? यजुर्वेद। अब यहां पर देखिए यजुर्वेद में भी दो कैटेगरी, एक है यहां पर आगे याद रखिएगा, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? कृष्ण जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण जो कृष्ण है वो एक ही अपने गुण में सीमित नहीं रहे, तो इसलिए कृष्ण के गुण वेरियस टाइप्स के हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के हैं, इसलिए कृष्ण यजुर्वेद जो होगा वो बहुत सारा होगा, मतलब गद्य पद्य दोनों में होगा, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में होगा। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला था, यहां पर यह भी बात याद रखिए, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे भाई? अध्वर्यु। देखिए टर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, अध्वर्यु। तो यहां पर देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते थे भाई? होत्री कहते थे। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सामवेद की अगर हम लोग बात करें, सामवेद तो तीसरा हमारा वेद है। साम का मतलब देखिए, यहां से साम का मतलब क्या होता है भाई? गान। साम का मतलब क्या होता है? गान, और गान का मतलब आप लोग समझते हैं गाना। तो ये जो है ये वेद किससे संबंधित है? एक ही चीज याद रखिए, किससे संबंधित है भाई? संगीत से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे कि किस वेद का संबंध संगीत से है, तो याद रखिएगा क्या? सामवेद, क्योंकि साम का मतलब होता है गान। अब सोचिए इसको पढ़ने वाला को क्या कहलाता होगा? तो देखिए जो गाना गाता है, गाना गाता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसको पढ़ने वाले को क्या कहते थे? उद्गाता। क्यों भाई? बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मैं रिलेट करा रहा हूं ऐसे रिलेट करा के पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको, तुरंत समझ में आएगा कि सामवेद, साम मतलब होता है गाना, तो गाना जो पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे? गाता रहे, इस तरह से, तो उद्गाता। तो ये हमने यहां पर देखा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि सामवेद में जो केवल 99 ऋचाएं, जो मतलब इनकी रचना हुई है, श्लोक समझ सकते हैं आप, समझने के लिए बता रहे हैं, वो केवल सामवेद की है, मतलब मूल इसमें जो रचना है वो मूल 99 ऋचाएं हैं। बाकी सारी ऋचाएं जो भी हैं वो कहां से ली गई हैं? ऋग्वेद से ही ली गई हैं। तो यहां पर ये भी याद रखिएगा कि सामवेद पर बहुत बड़ा प्रभाव किसका है? ऋग्वेद का। क्लियर है? इतना आप समझ पाए? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है ये जादू, टोना टोटका, समझ रहे हैं, तंत्र मंत्र, वशीकरण, ये इनसे संबंधित है। मतलब यहाँ आडंबरों का प्रभाव आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। किस वेद में भाई? अथर्ववेद में। दो चीजें याद रखिएगा, कर्मकांडी वेद यजुर्वेद को कहते हैं, ये बात मतलब कभी भूलिएगा। पता चला कि कर्मकांडी वेद आपको ये कर्मकांड समझ में आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अंधविश्वास ज्यादा है, ठीक है, और ये कर्मकांडी वेद है यजुर्वेद। तो अंधविश्वास की जो प्रवृत्ति, जैसे जादू टोना, तंत्र मंत्र, हाँ, वशीकरण, ये सारी चीजें आपको किस वेद में देखने को मिलेंगी? अथर्ववेद में। और याद रखिएगा अथर्ववेद में ही सभा और समिति का जो टर्म आपको देखने को मिलता है, जो मैंने पीछे भी आपको बताया था। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो ग्रामीण विकास वाले मैंने आपको ये चीज बताई थी, सभा और समिति। आगे हम लोग अभी देखेंगे, हालांकि यहाँ पर समझिए कि सभा और समिति का विवरण अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्लियर है? तो ये अथर्ववेद में है। अब एक चीज और यहीं पर याद रखिएगा कि इसको जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं, इसको जो पढ़ता था, अथर्ववेद को पढ़ने वाला जो था, अथर्ववेद के जो पढ़ने वाले थे उसको क्या कहते थे भाई? उसको ब्रह्म कहते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ऋग्वेद को जो पढ़ता था यहाँ पर देखिए होत्र कहते थे, यजुर्वेद को जो पढ़ता था उसको अध्वर्यु कहते थे, सामवेद को जो पढ़ता था उसको उद्गाता कहते थे, अथर्ववेद को जो पढ़ता था उसको ब्रह्म कहते थे। अब देखिए याद करने का भी तरीका मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं। देखिए 1 2 3 4, तो चारों वेदों के बीच में कौन सा है? यजुर्वेद है। आप सामवेद को भी ले सकते हैं, तो यजुर्वेद सामवेद तो बीच में है, मतलब आधा हुआ कि नहीं? 4 का आधा 2, तो आधा हुआ, तो आधा से रिलेट आप किससे कर पाएंगे? अध्वर्यु से। आधा से आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं भाई? अध्वर्यु से। तो आधा जो जहां पर आपको समझ में आए वो यजुर्वेद हो जाए, क्योंकि 4 वेद हैं, 4 का आधा 2, तो दूसरा वेद कौन सा है भाई?
यजुर्वेद है तो अधर जो आधा आधा रिलेट होगा, आपको समझ में आया तुरंत यजुर्वेद लगा दीजिए, क्योंकि दूसरे पे वही है। अब मैंने आपको यहाँ समझाया साम का मतलब होता है गान, तो गान जो है गाना, तो गान को गाने वाला कौन होगा? गाने वाला होगा, उद्गाता हो गया, तो दो तो आपको ऐसे एकदम याद हो गया। अब ऋग्वेद, अब देखिए री यहां पर देखिए री रिलेट हो रहा है, ऋषि वाला री, और यहां पर होत्री में देखिए ऋषि वाला री है कि नहीं, तव में देखिए, तो यहां पर भी देखिए ऋग्वेद को बोलने वाला होत्री हो जाएगा। अगर आप इस तरह से याद करेंगे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और अथर्ववेद जो है, तो अथर्ववेद ये लास्ट बचेगा तो ब्रह्म हो जाएगा। तो आज हमने प्राचीन इतिहास के एकदम इनिशियल टॉपिक को लेकर हम चले और यहां तक हमने वेद को देखा है। अब आगे हम लोग देखेंगे उपनिषद के बारे में, आपका अरण्यक के बारे में, और फिर हम वेदांत के बारे में देखेंगे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती तो कमेंट बॉक्स में वहां पर आप जरूर क्वेश्चन अपना पूछें और वहां पर आपको जवाब मिलेंगे, ठीक है। तो आप मन लगा के पढ़ते रहिए ऐसे ही, और इस तरह से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।